subject, chapter number 2, Everest, मेरी शिखर यात्रा, part 2. Next page. हवाई जहाज से चल दिया। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चल गया था, जिससे कि वह हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्तों को साफ कर सके। कि जो बर्फीले रास्ते हैं वहां साफ सफाई हरदम चलती रहती है। नमचे बाजार शेरपा लैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। अधिकांश शेरपा इसी स्थान तथा यहीं के आसपास के गांव के होते हैं। कि जो लोग वहां के जो एरिया है उनको उनकी पहचान बहुत अच्छी तरह से होती है, तो शेरपा वहीं के होते हैं। यह नमचे बाजार ही था जहां से मैंने सर्वप्रथम यानी फर्स्ट एवरेस्ट को निहारा, जो नेपालियों में सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध है। मुझे यह नाम अच्छा लगा। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का बड़ा फूल यानी प्लूम देखा, जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा था। मुझे बताया गया कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण बनता था, क्योंकि तेज हवा से सूखा बर्फ शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था। विशेषकर खराब मौसम में यह मुझे डराने के लिए काफी था। फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी, कि अट्रैक्टिव थी और इससे कठिनतम चुनौतियां का सामना करना चाहती थी। जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुंचे, हमें हिमस्खलन के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। खम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के धसकने से लोत्से की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान। नेक्स्ट पेज। कि जो बर्फ का इलाका है वहां पे कभी भी बर्फ गिर सकती है। वहां पे बर्फ गिरने के कारण एक व्यक्ति की मृत्यु यानी डेथ हो जाती है। नीचे खिसक आई थी। 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई थी और 4 घायल हो गए थे। इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरे पर छाए अवसाद को देखकर हमारे नेता कर्नल फुल्लर ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार यानी एक्सेप्ट करनी चाहिए। उपनेता प्रेमचंद हमारी पहली बड़ी बाधा खुम्बू हिमपात की स्थिति से हमें अवगत कराया। उन्होंने कहा कि उनके दल ने कैंप 6000 भी जो हिमपात के ठीक ऊपर है वहां तक का रास्ता साफ कर दिया है यानी क्लीन कर दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि पुल बनाकर रस्सियां बांधकर तथा झंडियों से रास्ता चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है और बर्फ का गिरना अभी जारी है।
बर्फ यानी स्नो। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के किए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। बेस कैंप में पहुंचने से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली। जलवायु अनुकूल न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे। एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले 2 बार देखा था। आई सी द एवरेस्ट 2 टाइम। लेकिन एक दूरी से बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत तथा इसकी अन्य श्रेणियों को देखा। मैं औचकी होकर खड़ी रह गई। एवरेस्ट लोत्से और नुत्से की ऊंचाइयों से घिरी थी। नेक्स्ट पेज। ख्याल ही बहुत डरावना था कि जो बर्फ उन पर गिर जाए, यह सोचकर ही उनको डर लगने लगा था। इससे भी ज्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी, जानकारी यानी इंफॉर्मेशन, कि हमारे संपूर्ण प्रवास यानी टूर, जो उनकी पिकनिक है, के दौरान हिमपात लगभग 1 डजन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। दूसरे दिन नए आने वाले अपने अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए। डॉक्टर मीनू मेहता ने हमें एल्यूमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों को बनाना, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और हमारे अग्रिम दल के अभियांत्रिकों कार्यों के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी कि जो छोटे बच्चे हैं वो भी कैंप में जाते हैं तो उन्हें भी यह सारी बातें सिखाई जाती है। यह हमें भी सीखना चाहिए ताकि जब कोई मुश्किल हमारे पास आए तो हमें अपने आप को वहां से निकालना आना चाहिए। तीसरा दिन हिमपात से कैंप 1 तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था। रीता, गोबू तथा मैं साथ साथ चढ़ रहे थे। हमारे पास एक वॉकी टॉकी थी जिससे हम एक दूसरे से बात कर रहे थे। अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर दे रहे थे। कर्नल खुल्लर उस समय खुश हम 2 ही महिलाएं थी, ओनली 2 लेडीज। अंगदोरजी, लोब्सांग और गगन बिस्सा अंततः साउथ कॉल पहुंच गए और 19 अप्रैल को 7,900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया। यह संतोषजनक प्रगति थी। जब अप्रैल में बेस कैंप में थी, तेंजिंग अपनी सबसे छोटी सुपुत्री डेकी के साथ हमारे पास आए थे। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेरपा कुली से बातचीत की जाए। जब मेरी बारी आई, मैंने अपना परिचय यह कहकर दिया कि मैं बिल्कुल ही नौसिखिया हूँ और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। तेंजिंग हंसे और मुझसे कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला ही अभियान है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुंचने से पहले 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। फिर अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए उन्होंने कहा, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो। तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। 15-16 मई 1984 में बुद्ध पूर्णिमा के दिन में लोत्से की बर्फीली सीधी
ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नायलॉन के बने तंबू के कैंप 3 में थी। कैंप में 10 और व्यक्ति थे। अन्य शरीर से मजबूत और ऊंचाइयों में रहने वाले शेरपा दूसरे तंबुओं में थे। मैं गहरी नींद में सोई हुई थी कि रात में 12:30 बजे के लगभग मेरे सिर के पिछले हिस्से में किसी एक सख्त चीज ने टकराने से मेरी नींद अचानक खुल गई और साथ ही एक जोरदार धमाका भी हुआ। तभी मुझे महसूस हुआ कि एक ठंडी बहुत भारी कोई चीज मेरे शरीर पर से मुझे कुचलती हुई चल रही है। मुझे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। यह क्या हो गया था? एक लंबा बर्फ का पिंड हमारे कैंप के ठीक ऊपर नॉर्थ से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था कि बर्फ का टुकड़ा गिरकर उनके कैंप के पास आ गया था और उसका विशाल हिमपुंज बना गया था। हिमखंडों, बर्फ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ के इस विशाल कायपुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति और भीषण गर्जना के साथ सीधी ढलान से नीचे आते हुए हमारे कैंप को तहस नहस कर दिया। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी। यह एक आश्चर्य था